आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। एक्चुअली क्या है, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपीएस के आदरणीय विजय बंधु जी हैं और राष्ट्रीय ओपीएस के फाइट करने वाले आदरणीय डीएन सिंह जी हैं। और ये वही है डीएन सिंह, आपके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हो तो इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। इन्होंने ही दिल्ली की पूरी प्रोग्राम की व्यवस्था इन्होंने की थी और आदरणीय विजय बंधु जी का पूरा A to Z जो है पूरे भारत लेवल का सभी शिक्षक और तमाम कर्मचारी आए हुए थे ओपीएस को। संजोग ऐसा हुआ कि आज दिल्ली में हम दोनों सभी लोग एक साथ मिल गए। सौभाग्य हुआ कि हम भी कोर्ट केस लड़ रहे थे और आदरणीय विजय बंधु जी पूरे दुनिया में इस समय एक चेहरा ऐसा है जो ओपीएस के लिए भारत में अकेला फाइट कर रहे हैं और उनके साथ हजारों कारवां हैं, जिसका मैं तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन कारवां ऐसा है जो बता रहा है कि ये लोग हैं कि देश चल रहा है। बाकी आपको विजय बंधु जी नमस्कार। नमस्कार। आपको डीएन साहब भी नमस्कार। विजय बंधु सर, ये शुरुआत, ये तमाम चीज़ें अभी वर्तमान में आप जो है इस स्तर के फाइट कर रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, पुरानी पेंशन की जो लड़ाई है वो सिर्फ हमारे चंद पैसों का सवाल नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। और हम 20 साल 30 साल 35 साल सेवा देते हैं और उसके बाद फिर हम खाली हाथ घर पहुंच जाएं या उद्योगपतियों की तिजोरी में हमारे जो भविष्य हैं उनको कैद कर दिया जाए और फिर मैं उनसे घूमते फिरूं कि भाई मुझे पेंशन चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए। तो ये पूरी लड़ाई जो ओपीएस की है वो हमारे सम्मान और सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम पिछले करीब 10 से 12 साल हो गए हैं लगातार शिद्दत से लड़ रहे हैं। संघर्ष का नतीजा भी रहा कि 4-5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल भी हुई है। केंद्र सरकार भी बहुत ज़्यादा दबाव में आई। 1 अक्टूबर जो 23 की रैली थी, भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महारैली थी ट्रेड यूनियन के इतिहास में। उसमें दबाव का असर रहा कि सरकार जो 20 साल से एनपीएस व्यवस्था चल रही थी उसमें उसने दबाव स्वरूप बदलाव का मन बनाया और बदलाव किया। लेकिन कुछ हमारे रेल के जो तमाम सारे कर्मचारी नेता थे, अगर वो थोड़ी सी ईमानदारी संघर्ष के प्रति दिखाए होते तो शायद आज पूरे देश के लिए पेंशन बहाल हो गई होती। अब उसकी वजह से संघर्ष मेरा बढ़ गया है और लेकिन इस लड़ाई को हम आगे कंटिन्यू हमारा पहले से चल रहा है। अभी नए साल पे बहुत बड़ी तैयारी के साथ हम आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप लगातार नेताओं के बारे में बोलते रहते हैं कि आप एसी में बैठ के पेंशन ले रहे हैं। बेचारा जो बॉर्डर पे है वो आलू भी खा रहा है, तो इस समय लोहा हो गया होगा चाइना बॉर्डर पे। और आपने तमाम चीज़ें, आपको भी पता है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब करोड़पति हैं, सब अरबपति हैं। उनको पेंशन की ज़रूरत है, लेकिन देश का जो अर्धसैनिक बल है, जो गरीब किसान मजदूर घर के जाता है देश का जज्बा लेकर के, वो बॉर्डर पर लड़ेगा, यहाँ तक सर्वोच्च कुर्बानी बलिदान तक अपनी जान के देता है, वो पेंशन का भागीदार नहीं है। अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें तो आज उनको जो अर्धसैनिक बल है उनकी क्या व्यवस्था है, चाहे वो ठंडी प्रदेशों में रह रहे हों, बॉर्डर पर रह रहे हों। आप बार बार मुद्दा उठाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और जो लोग वहाँ जाते हैं वो किसान घरों से, मजदूर घरों से, छोटे घरों से जाते हैं। अगर वहीं पर सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा जाने लगे अभी तुरंत व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन किसान घर का, मजदूर घर का बेटा है इसलिए उसकी व्यवस्था नहीं हो रही। मेरा सवाल है भारत सरकार से, जो भारत माता की जय और राष्ट्रवाद की बात करती है, देश के अर्धसैनिक बलों को ढंग से व्यवस्था न दे पाना, उनको ढंग से वर्दी न देना पाना, उनको ढंग से खाना पीना न दे पाना, उनको व्यवस्था न देना, किस बात की राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आपको कैसे पता चलता है ये सब तमाम चीज़ें? नहीं, मैं समाज का अंग हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, समाज में क्या घट रही है उसको देखता है, तो क्यों नहीं मुझे पता चलेगा? मुझे पता है और सच्चाई में कह रहा हूँ। और तमाम मेरे पास फ़ोन मैसेज कहीं न कहीं से आते रहते हैं, उनके दुख दर्द होते हैं, तो उनको सुन के बड़ी पीड़ा होती है कि क्या इस देश में क्या हो रहा है। आप अपने लिए बजट की व्यवस्था कर लेते हैं। इसी दिल्ली में हम जहाँ बैठे हुए हैं, इसी दिल्ली में बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हैं मंत्रियों और सांसदों की, उनके लिए व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम अपने अर्धसैनिक बलों को हम गर्म वर्दी नहीं दे सकते हैं और देते भी तो लो क्वालिटी देते हैं जिससे उनका काम भी न चले। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? मैं तो जब यात्रा किया था चंपारण से और 18,000 किलोमीटर के 33 दिन में यात्रा किया, मैंने उस पहला सवाल मैंने रखा था, देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? ये भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है। ये सवाल आपका प्रधानमंत्री जी से सवाल है। बिल्कुल। डीएन साहब, आप भी बहुत दिनों से फाइट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? राय क्या है आपका? मतलब अभी तक ओपीएस को लेकर पूरे भारत में हमने मुहिम जो छेड़ी है। देखो, ये जो ओपीएस है ना जी, ओपीएस
तो हमारी अर्नड सैलरी का हिस्सा है ये नहीं कह सकते। क्यों मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि जो आदमी पूरा जीवन समाज के लिए दिया पब्लिक सर्वेंट की फॉर्म में, वो रिटायरमेंट में जब जाएगा, अगर उसके पास बेईमानी की आमदनी नहीं है, सुन लिए आएगा बात क्या? सुन लिए कि पब्लिक सर्वेंट समाज के लिए दे रहा है, बुढ़ापे में जब जाएगा तो उसको क्या मिलना चाहिए? अब जो फौजी है मान लिया, वो तो ड्यूटी देते हैं, वो तो रिश्वत नहीं लेते वहाँ, नहीं, वो तो जान लगा कर रहे होते हैं। रिश्वत तो उनके खून में तो है ही नहीं। अगर देश बचा है, वो अपना प्राण लगा के देश बचा है, प्राण लगा के रक्षा करते हैं। और कई बार हमें जो आंदोलन से जुड़े हैं तो कई लोगों से बातचीत होती रहती है, फौजियों से भी बातचीत होती रहती है। मतलब जो सेना की क्वालिटी है ना, कपड़ों की, खाने की, इवन जो उनका जो ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं, अभी मुझे कोई बता रहा था फौजी कि वो 125 कारतूस पहले मिलते थे उसके लिए, ट्राई के लिए, अभी 20 मिलता है। ये आपको भी पता है क्या? हाँ, मुझे मालूम है। ये सब कहाँ से आपको सब? अरे फौजी लोग हमारे भाई है। अच्छा, ओपीएस हमारे परिवारों के लोग हैं। अच्छा, आपके परिवार के लोग। आप हमारे घर में 8-10 लोग हैं। सीआर एक सवाल आपके मेरे मन से है कि आप पूरे देश आपको देख भी रहा है अभी वर्तमान में, क्या कहना चाहेंगे अगर आपका ओपीएस लागू हो जाता है? आप ओपीएस की मुहिम छेड़ के रखे हैं, कुछ लोग न्यायालय में जैसे हम लड़ रहे हैं और आप जो है रोड पे ग्राउंड स्तर पे लड़ रहे हैं, क्या लगता है ओपीएस क्यों जरूरी है? ये सवाल आज पूरे दुनिया के बीच में बताइए कि ओपीएस ही जरूरी है, यूपीएस नहीं चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए, तो ये बताइए, दुनिया के बीच में रखिए कि क्यों जरूरी है। देखिए, हमारा संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की व्यवस्था दी है। संवैधानिक व्यवस्था है। कोई हम अनावश्यक मांग या नई मांग नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद कर दिया, उसके कारण ये दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, पहले से व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम मांग कर रहे हैं। हमने नई व्यवस्था बता रहे हैं कि नई व्यवस्था करिए आप। दूसरा, आपने कहा जो सवाल महत्वपूर्ण है कि क्यों जरूरी है। हम 20 साल 30 साल सर्विस देंगे और उसके बाद जब हम घर लौटेंगे, हम अपने बूढ़े माँ बाप का जो चश्मा टूटेगा तो उस आँख की रोशनी के लिए चश्मा कहाँ से बनवाएंगे? हम अपने उस बच्चे को कैसे बताएंगे कि हम देश की रक्षा किए हैं, तुम्हारी फीस भर नहीं पाएंगे? हम कैसे बताएंगे? एक हमारे साथ जो किसी सैनिक के साथ उसकी पत्नी आती है, उसे हम कैसे कहें कि देश के लिए हमने सेवाएं दी हैं, लेकिन हम तुम्हें अच्छा कपड़ा और अच्छा घर नहीं दे सकते हैं? एक देश के लिए, एक सैनिक के लिए इससे ज़्यादा अपराध क्या हो सकता है कि वो अपमानित महसूस करे? देश का सैनिक है, मैं तो कहता हूँ सारी कटौतियाँ करके देश के सैनिकों को पहले फर्स्ट होना चाहिए। अगर नेशन फर्स्ट है तो सैनिक उससे पहले भी फर्स्ट है, क्योंकि नेशन सुरक्षित है उन सैनिकों के दम पर। तो ये जो नेशन फर्स्ट है, इसके पहले सैनिक फर्स्ट बोलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। सिर्फ भाषण देने से और नारे लगा देने से काम नहीं चलेगा। और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास जब फ़ोन आते हैं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, उन्होंने कहा सर मैं रिटायर होऊंगा, तो मैं सोच करके, मैं जानकारी जब सीखा कि एनपीएस यूपीएस में क्या है, मैं सोच के रात में सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला बेटा हूँ, एक सैनिक रहा, मैं अकेला बेटा हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं गाँव में, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ एनपीएस में जब हमको 800 रुपये मिलेगा तो भाई 800 रुपये लेकर के मैं अपने परिवार के भविष्य को कैसे गढ़ूंगा? ये सवाल गंभीर है और ये सवाल देश के कोने कोने में, संसद बगल ही बैठी है, उस गलियारे में जाते हैं, संसद का क्या हाल बना रखा है। लोग मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, वो जो चल रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा विषय ये हैं जिन पर बात होनी चाहिए, उस पर बात ही नहीं हो रही है। बस अपना व्यवस्था बना लो, चिल्ल पुआ कर लो, किनारे हो जाओ, व्यवस्था चल रही है बस। इसलिए मतलब आपका ये कहना है कि ओपीएस लागू होना चाहिए। हमें कहते देश के अर्धसैनिक बलों को पहले दीजिए, हमें 2 दिन बाद दीजिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। और अगर देश की व्यवस्था पेंशन से खराब होती है तो जिन लोगों ने इस व्यवस्था को खत्म किया, पहले अपनी पेंशन व्यवस्था खत्म करके राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटे हो। बहुत बढ़िया बात आप सुन रहे हैं विजय बंधु जी को दिल्ली कनॉट पैलेस से। और ये बात इसलिए बताई जा रही है कि मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं रिस्पोंडेंट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मेरे विरुद्ध गया था जब मैं हाई कोर्ट से जीत के आया था। लेकिन विजय बंधु जी ने 10 साल से लगातार इस पर संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग के बीच में है। विजय बंधु जी ने जो कहा कि क्यों मिलना चाहिए, किस लिए मिलना चाहिए, ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए, नेताओं को पेंशन है, देश के लिए मर मिटने जवानों को क्यों नहीं, कर्मचारियों को क्यों नहीं, वास्तविक सत्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बंद जब किया गया
उसके बाद से व्यवस्था पूरा जो है चौपट हो चुका है। 10 साल कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में रही, चाहती तो वो कर देती। 10 साल से 15वां साल में ये लोग चल रहे हैं। ये लोग भी जो है ना किसान के सगे हैं, ना जवान के सगे हैं, और ना ही पार्टी वालों के साथ स्पष्ट बात करता हूँ, और ना ही जो है कर्मचारी के सगे हैं। अगर ये 10 साल पहले अगर ये हो गया रहता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, दो बातें इसमें निकल के आई। मुझे इसमें नहीं पता कि भाजपा बैठी है सत्ता में, कांग्रेस। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल है कि मेरा हक क्यों मारा गया। चाहे उन्होंने मारा चाहे उन्होंने मारा, मैं उस पर नहीं, पार्टी पक्ष में ये मुद्दे को नहीं बढ़ना चाहता हूँ। टीचर हैं, देखिए काट दिए ना बात। सच्चाई ये है और कि वास्तविकता से लड़ने वाले इंसान है। और दूसरा जो सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिए, भारत रत्न आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कलम चला करके करोड़ों नौजवानों का, करोड़ों कर्मचारियों को उन्होंने पेंशन बंद की। मजे की बात है, पूरी जिंदगी वो पेंशन पे जिए, पूरी जिंदगी पेंशन पे जिए। क्या कहाँ से निकाल के ये सब इतिहास को गढ़े हुए चीजों को कैसे निकाल रहे हैं? हम पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए ना। ये मानने को तैयार नहीं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और मेरे सदन में जो भी आता है पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है। उस सदन में जिसमें बैठ के फैसले होते हैं, वहाँ पढ़ा लिखा भी होता है और अनपढ़ भी होता है। तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? और ये सच्चाई ना हो तो हम तो कहते हैं भारत सरकार में चैलेंज करता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन के दम पर नहीं जिंदा रहे, सारा पेंशन पर रहे। क्या बोल रहे हैं आपने ऐसे बात? मोदी जी भी पेंशन ले रहे हैं, मोदी जी पेंशन ले रहे हैं, भाजपा के सब नेता ले रहे हैं, भाजपा के सब नेता पेंशन, सारे नेता ले रहे हैं, सारे सीएम ले रहे हैं। नहीं तो आप पेंशन पे जो कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पूरा देश देख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी से कहना आपकी बात मैं देखिए पहुंचा रहा हूं। आप सुनिए, इस देश में गौशालाएं बन रही हैं, हाँ तो पशु को जिंदा रखने का प्रावधान है कि नहीं? ठीक। आदमी कर्मचारी उससे भी गया बीता है क्या? आप बात है कहाँ से निकाल रहे हैं बताइए, किस डिक्शनरी? नहीं आप बताओ। सही बात। गौशाला बना रहे हैं, 55 रुपया एक गाय का देते हैं। कोयले खान से हीरा निकाल रहे हैं शब्दों का। अरे भाई हम समझे भाई, बात समझिए। अरे मुद्दे पर आइए। हाँ। गाय गौशाला बननी है हमारे गाँव में, हाँ सही बात है, जगह दी जा रही है उन्हें, और 55 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्चा दिया जा रहा है। सही बात तो कर्मचारी उससे भी गया बीता है क्या? अब पूछते हैं, अगर आप क्यों पशु से अच्छा, बदतर ये है? बात प्रधानमंत्री मोदी जी तक मैं पहुंचा रहा हूँ, आप क्या कहेंगे अगर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा? नरेंद्र मोदी जी को हाँ, सीधे साफ उनसे एक तो मैं कहूँ क्या, पहली बात तो ठोक के बोलिए ना। सबको पता है कि ये पेंशन जिस आदमी को, और फौजी को पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर आदमी को, किसी को रोटी का अधिकारी नहीं है। तो बच्चे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, रिटायर्ड हूँ, मेरे को पेंशन मिलती है, तो मैं अपने घर में जाता हूँ, मेरा पोता है जी, उसका मैं विश्वस्त ATM कार्ड। अच्छा, कितना पेंशन आपको मिलता है? मेरे को 70,000 मिलता है। अच्छा विजय बंधु जी, आप भी रिटायर होइएगा, आपको कितना मिलेगा? ये भारत सरकार आज तक नहीं बता पाई NPS में कितना पैसा किसको मिलेगा। जो लोग रिटायर हुए हैं, किसी को 800, 1200, 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो उसी दायरे में आने वाले टाइम। अंदर से गुस्सा आपको है? नहीं, गुस्सा स्वाभाविक है, गुस्सा स्वाभाविक। हम इस देश के टैक्स पेयर हैं, हम इस देश के मतदाता हैं। मेरा हक बनता है कि राजकोष में जो पैसा टैक्स से मेरे पास जा रहा है, वो कौन लोग उपयोग कर रहे हैं, कितने लोग उपयोग कर रहे हैं, कितना % उपयोग कर रहे हैं, ये मेरा हक है। मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं देता हूँ टैक्स। अगर आपको भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से अगर आपको कहना कुछ हो, या निर्मला सीतारमण जी से कहना हो कि इस पर विचार करिए, क्योंकि आपने पूरे भारत को अपने पैरों से नाप दिया है। हर भारत के कोने से, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से लेकर जहाँ अंत होती है बॉर्डर्स की, वहाँ तक आप गए हैं। अगर आपको कहना हो कि आपको OPS देना है तो आप क्या? मैं तो यही कहूँगा कि देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा भारत माता की जय, राष्ट्रवाद की बातें बंद करिए। आप ये फर्जी की बातें हैं, देश का अर्धसैनिक भी पेंशन नहीं लेगा और भारत माता की जय आप बोल रहे हैं। इसका मतलब कि आप उस विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं जहां पर राष्ट्रवाद की बात होती है, और राष्ट्र प्रहरी पेंशन से वंचित है, पीड़ित है, दुखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने टाइम दिया हमें। मैं इस पूरी कड़ी का एक पूरा निचोड़ बता देता हूँ। देश के कर्मचारियों के अंदर में जो गुस्सा है, ये कह रहा है कि नेताजी को पेंशन, 4 पेंशन, और देश के लिए मर मिटने वाला 60 साल, वो टीचर जो IPS पैदा करता है, IAS पैदा करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा भारत का जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो बच्चों को टैलेंट तक पहुंचा के वहां तक पहुंचाता है, वो टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं जो देश को एक दिशा देते हैं। आज वो वंचित हैं OPS के लिए और अपनी बात को रख रहे हैं। बाकी कर्मचारी तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो भी जवान हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका दिल गदगद हो गया होगा
क्योंकि विजय बंधु जी हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने आवाज़ उठाई है CAPF की, और ये सर ने भी उठाई है आवाज़ पूरी। लेकिन आज आप लोग के बीच में ये बात इसलिए कही जा रही है कि कर्मचारी अपना हक लेके रहेगा। बंद होगी एक देश एक पेंशन, ये व्यवस्था स्थापित पहले थी, वही करना पड़ेगा। ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगी। आज जो चल रहा है, संघर्ष किया जा रहा है, आने वाले भविष्य में इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा। नहीं, उसमें एक बात और है अभी क्योंकि अभी कल ही पेश हुआ है सदन में, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आप हैरान और परेशान हैं, तो 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर विजय बंधु जी, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, इसी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे भारत के कर्मचारियों के बीच में रख दीजिएगा। धन्यवाद।